हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक जितने सारे अति महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड साथ में आपका जो लगातार कई सालों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोग सभी जो है गैस क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 100% जो पूछने का संभावना है उन सभी क्वेश्चन को बच्चों आज के क्लास में हम लोग इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना चाहिए, आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं 2025 के एग्जाम में तो बच्चों कि आप लोग एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग जितने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग तैयार किए हैं। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देख पा रहे हैं आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए तो आप लोग इस नंबर पे एक बार हाय हेलो लिख करके एक बार सेंड करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको बच्चों क्लास को ज्वाइन करना है, मतलब ग्रुप को ज्वाइन करना है। ओके, क्लियर। चलिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहा जाता है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा का खोज सबसे पहला खोजा गया यानी स्थल जो था हड़प्पा ही था, जो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था बच्चों? ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था और इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा था बच्चों? हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कहता है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है कहां तक फैला हुआ है बच्चों, ये चीज आपको बताना है। देखिए, हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजा आकार क्षेत्रों में जो फैली हुई है। ओके, अब इसका जो देखिए लंबाई चौड़ा, जैसे अपना बिहार का है हम लोगों का चौथाई अगर जैसे देखा जाए है ना, पूरब में क्या है हम लोग का वेस्ट बंगाल है ना, एंड आपका जो है मतलब क्या हो जाएगा उत्तर में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग का उत्तर में जो नेपाल के यानी बॉर्डर से सटा हुआ है ना। तो इसी तरह जो है आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि ये कितना किलोमीटर तक जो है ये फैली हुई है। तो ये भी सारे चीज आपको हम बताने वाले हैं बच्चों। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता था। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब चीन की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया है ना, मिस्र की सभ्यता हो गया, इन सब सभ्यताओं को क्या माना जाता था? बड़ा सभ्यता माना जाता था। जब हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुई थी, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तब लगा कि नहीं, सबसे बड़ा सभ्यता जो है बच्चों क्या है, कौन सा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। तो ये जो एक विशालतम था, ठीक है, यहाँ विशालतम थी है ना, हड़प्पा सभ्यताओं में जो है विशालतम थी। और ये उत्तर में जो है बच्चों कहां तक? कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक जो है, और तथा पश्चिम में बलूचिस्तान तक। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, उत्तर में देखिए फिर से आपको पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों, एकदम पॉइंट नोट करना है, क्योंकि उत्तर में जो आपका यानी कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा घाटी तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तक ये जो है, और पूरब के कहा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, याद रखना, उत्तर में कश्मीर से लेकर और दक्षिण में कहा आपका नर्मदा घाटी तक एंड पश्चिम में बलूचिस्तान और आपका उत्तर क्या हो जाएगा पूरब में आलमगीरपुर तक। यहां तक जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि ये कुल कितना क्षेत्रफल में ये फैला हुआ था। तो देखिए, ये जो मतलब पूरब से पश्चिम तक इसका जो था बच्चों है ना, तो ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी पूरब से पश्चिम, एंड दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की अगर बात किया जाए तो 1200 किलोमीटर में। और लगभग अगर बात किया जाए हम लोग तो ये जो मतलब ये जो सभ्यता जो फैली हुई थी, आपको कमेंट करके बताना ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा बच्चों है ना, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। देखिए, ये क्वेश्चन आपका लगातार कई सालों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं है ना, तो हम लोग बात करेंगे इसका जल निकासी का प्रणाली जो था वो कैसा था। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नियोजित मतलब क्या था, एक शहर है, ठीक है, एक सभ्यता था। और ये जो था यानी क्या था, एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है जिसको। और इसका अगर जल निकासी की अगर प्रणाली को देखा जाए बच्चों, तो अभी जिस तरह का हम लोगों का है उससे जो है कई गुना, मतलब आज से हजारों साल पहले की बात हो रही है, उस टाइम जो उतना डेवलप था बच्चों, तो मतलब हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में जल निकासी की एक विशेष प्रणाली विकसित थी बच्चों। बहुत ही ज्यादा उत्तम तरीका था। जैसे कि आपको पता होगा कि वहां जो है सबके जो है घरों में क्या निजी कुआं होता था, सबका जो है निजी कुआं होता था, स्नानागार होता था है ना, सबका रसोई घर होता था है ना, शौचालय होता था, सबका जो है यानी बच्चों ये सारा जो है सारी चीज की यानी घर में यानी सुविधा होती थी। उन सबका पानी जो होता था बच्चों वो क्या होता था यानी छोटे छोटे नालियां जाकर के किससे यानी गले, देखिए आप यहाँ देखिए सभी का पानी जो भवन की जो है छोटी छोटी नालियों से निकल करके गली की जो है नाली में आता था। यानी सबके जैसे कि शौचालय का पानी हो गया, स्नानागार का पानी हो गया, रसोई का पानी हो गया, भवन के कमरों का चारों ओर का पानी, ये सारा जो बच्चों कहां जाकर के मिलता था, यानी गली की जो छोटी छोटी आपका मतलब छोटी छोटी नालियों से होकर के गली की नाली में जो आकर के मिलती थी। ठीक है, मिलता था। उसके बाद गली की नाली जो बच्चों मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जुड़ा हुआ था है ना।
जो गली का नाला होता था वो किसके किससे जाकर के मिला होता था, सड़क के किनारे जो दोनों तरफ जो नाला बना हुआ है, जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि सड़क के दोनों किनारे जो नाला बड़ा बड़ा बना होता है तो वो उससे कनेक्ट होता था। ठीक है बच्चों, किसका यानी मकान के जो भवन के जो नाला होता था वो रोड के किनारे जो नाले होते थे उससे जो क्या बच्चे कनेक्ट होते थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए, मुख्य सड़क की दोनों ओर बनी नालियां पत्थर अथवा शिलाओं से द्वारा ढक दिया जाता था। ये पत्थर और शिलाओं के द्वारा जो बच्चों ढक दिया जाता था। नाली की सफाई के लिए सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच में क्या नर मोखे मैन हॉल रखा था बच्चों, ये मैन हॉल रखा था जो सफाई करने के लिए। ठीक है, अगर कभी अगर जाम हो जाए तो उसको मैन हॉल को खोल करके बच्चों उसका सफाई किया जाए, किसका, नाला का। तो ये आप लोग का किसके बारे में बात करें बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की प्रणाली की बात करें तो ये उत्तम तरीका था बच्चों, वहां का एकदम उत्तम तरीका था, है ना। जल निकासी प्रणाली बहुत ही ज्यादा जो उत्तम तरीका से जो बच्चों बनाया गया था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, हड़प्पा वासी द्वारा जो सिंचाई के साधन का उल्लेख कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, वहां जो लोग खेती बाड़ी करते थे, कृषि, क्योंकि आपको पता होगा कृषि वहां करते थे, है ना। तो वहां खेती जो करते थे तो उन लोग जो खेती में जो है पानी को यानी पानी के लिए किस तरह का यानी सिंचाई का इस्तेमाल करते थे, यानी सिंचाई के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे बच्चों, किसके बारे में बात करें हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें। वहां के लोग जो है सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे। तो सिंचाई की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहर, कुआं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को जो है सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाते थे। किसका, यानी नहर का इस्तेमाल करते थे, तालाब का इस्तेमाल करते थे, है ना, कुएं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ इसका साक्ष्य से पता चलता है, अफगानिस्तान में जो है सदगुई नामक स्थान से जो हड़प्पा नहरों की चिन्ह प्राप्त हुआ था, यानी हड़प्पा में नहर की जो है चिन्ह प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है नहर का इस्तेमाल करता था। उसके बाद दूसरा देखा जाए, हड़प्पा के लोग द्वारा जो सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कुआं का भी जो है साक्ष्य कई जगहों से मिला है। ठीक है, गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से जो है तालाब मिला है, तो इससे ये पता चलता था कि वहां के लोग तालाब से भी जो है क्या करते होंगे, सिंचाई करते होंगे, है ना। इसे कृषि की जो है सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता होगा, है ना। उसके बाद बात किया, ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों, किसके बारे में बात की अभी हम लोग, हड़प्पा वासियों द्वारा जो है सिंचाई के साधनों के लिए उल्लेख करें, इसके बारे में आपको बच्चों आई होप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, एकदम पूरी तरह से आपको एंड तक बने रहना है ना, चीजों को समझते हुए चलना, बहुत ही आसान चीज है ये, है ना। आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, हड़प्पा संस्कृति के मापतोल की प्रणाली और वैदिक काल के जो ग्रामीण, आपको बताना है कि वहां के जो लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, जो मापतोल करने के लिए उस किन चीजों का इस्तेमाल करते थे, इनके बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए खुदाई से, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से जो कितने बांट मिला है, 16 बांट मिला है ना। 16 गुण में बांट प्राप्त हुए थे, 16 गुण का अलग अलग गुण का जो है बांट प्राप्त हुआ था। पहला गुण क्या था इसका, 16 था, दूसरा 64, 160, 320, 640 आदि, इस प्रकार के बच्चों क्या मिला है बच्चों, बांट मिला है। ठीक है, 16 गुना का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है ना। तो इस तरह का बांट मिला था, कई प्रकार के माप का संबंधित फीते भी मिला है। तो इससे पता चलता है कि वहां के लोग को जो है मापने के लिए भी जो है मतलब क्या है नहीं जानकारी था, माप तोल करने का भी जानकारी उन लोगों को था। उसके बाद अगर देखा जाए तो वैदिक सामाजिक और व्यवस्था की प्रथम इकाई परिवार तथा ग्रामीण गांवों का जो है मुखिया होता था, यानी वैदिक समाज की मतलब सामाजिक व्यवस्था की प्रथम इकाई परिवार था और ग्रामीण में गांव मुखिया होता था और वह आपसे झगड़े का निर्णय कर, ये तो क्वेश्चन ये अलग है ना। ये मापतोल के बारे में मैंने बताया, ये चीजें यहाँ अलग दे दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे हम लोग देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन जो आया बच्चों इसी का आया है। ठीक है, यहाँ आपको यहाँ मापतोल के कितना 16 गुण बताए, ये आप लोग को ये चीज यहाँ अलग दे दिया, इसमें टाइपर साहब जो है ना गलती कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप कीजिएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के दो विशेषताएं को लिखें, है ना। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। तो आपका पहला ये भी चैप्टर चल रहा है ना, हम लोग 3 चैप्टर को कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है। तो हड़प्पा सभ्यता के दो विशेषताएं की अगर बात किया जाए तो प्रथम विशेषता क्या था, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। एंड ये तो दूसरा क्या था, इस सभ्यता के नगरों की बसावट जाल पद्धति के आधार पर था, यानी जाल के तरह पर जो है ये फैली हुई थी। और इसमें जो क्या था, यानी सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर एक सड़क दूसरे सड़क को जो है बच्चों काटता था। ठीक है, 90 डिग्री पर काटता था, है ना। तो ये समकोण जिसको कहते हैं, समकोण पर काटती थी, ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, नालियों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। किसके बारे में बात करें, हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो ये दोनों विशेषता आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या बताया मैंने कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, दूसरा क्या बताया, यानी इस सभ्यता के नगर की बसावट जो है जाल पद्धति आधार पर था और इसमें एक सड़क एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी। तो ये सारी चीज आपको नॉलेज रखना है। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को आपको समझना बच्चों। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो इतना बड़ा सभ्यता था, आखिर ये इतना बड़ा सभ्यता कैसे खत्म हो गया, है ना। सबके माइंड पे
क्वेश्चन आता होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पतन, यानी इसका पतन यानी खात्मा कैसे हो गया इसका। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इसका बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल मतलब क्या विनाश के अनुमान कई कारण बताते हैं, कई लोग कई अपना अपना जो क्या देते हैं, तर्क देते हैं, या कहा जाए तो अनुमान लगाते हैं लोग। ठीक है, कोई जो है 100% कोई साक्ष्य नहीं मिला, या मैं और आप जाकर के नहीं देखें इसको। ठीक है, सब अनुमान के तौर पर बच्चों लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के जो है मुख्यतः कई कारण थे। यहाँ बताया गया, यह कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी के बाढ़ों ने जो इस सभ्यता को जो नष्ट कर दिया था, इसलिए नदी के बाढ़ों ने नष्ट कर दिया होगा बच्चों। यहाँ अनुमान इसलिए लगाया जाता है नदियों के बारे में कि आपको पता है ना कि हड़प्पा सभ्यता जो बसा हुआ था वो किसके, नदियों के किनारे बसा हुआ था। अधिकांश शहरें जो थी यानी नदियों में किनारे बसा हुआ था। लोग अनुमान लगाते हैं शायद बाढ़ आया होगा, उसको नष्ट क्या बह करके लेके चला गया होगा, है ना। उसका दूसरा अनुमान लगाया जाता है कि क्वेटो जैसे कि किसी बड़े भूकंप है, भूकंप ने इस सभ्यता को जो है नष्ट कर दिया था, यानी अनुमान लगाया जाता है कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा तो इसको जो क्या नष्ट कर दिया होगा। भयंकर सुखाड़ आया होगा, फिर तीसरा कोई अनुमान लगाता है कि सुखाड़ आया होगा, उसके कारण जल अभाव, रेगिस्तान का विस्तार हो गया होगा और ये खत्म हो गया होगा, है ना। किसी खंखार विदेशी आक्रमणकारी जाति अथवा जाति या प्राकृतिक विपत्ति महामारी भी इनके विनाश का कारण हो सकता है ना। यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई लोग इसके ऊपर क्या आक्रमण किया होगा, या आर्यों का आक्रमण किया होगा इसमें। तो बहुत सारे लोग जो बहुत तरह के जो बच्चों अनुमान लगाते हैं किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है लिख सकते हैं, बिल्कुल जो अनुमान लगाया जाता है उन सभी चीजों को हम लोग लिखे हैं, है ना। आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे अगर आप इन चीजों को अच्छे से पॉइंट वाइज में दर्शा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र नगरों के नाम, आप देखिए 4 प्रमुख केंद्र नगरों के नाम बताया गया है, क्योंकि आपसे सवाल में जो लघु उत्तर में जो आपको अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा हो जाएगा, है ना, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, कालीबंगान हो जाएगा। ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहे जाते हैं। इन सब चीजों को भी आप लोग को नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के विषय में आप लिखिए। देखिए मोहनजोदड़ो से जो विशाल अन्नागार और स्नानागार मिला था इसके बारे में बताएंगे। देखिए आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि अन्नागार और जो स्नानागार के साक्ष्य मिला वो कहां से मिला है बच्चों, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के और अन्नागार के बारे में आपको क्या बताना है, इसका विषय के बारे में आपको लिखना है। तो मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। जो अन्नागार 6 आपको देखिए ध्यान रखिएगा 6 कमरों के 2 कतारों में मिले हैं। कितने, 6 कमरे के दोनों और कतार था, 2 कतार था, एक लेफ्ट एक राइट। ठीक है, 2 कतार था और जो 6 कमरे का था, है ना। और इस अन्नागार का बाहर जो है चबूतरे भी मिले हैं। इस अन्नागार के बाहर क्या मिले हैं, चबूतरे का साक्ष्य मिला है, जहां जो है अनाज का सुखाया जाता था, जहां अनाज सुखाया जाता था। इन अन्नागारों में जो है किसानों से कर के रूप में जो है अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता होगा, है ना। फसल की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर जो है नगर के लोग यहाँ के अनाज का वितरण कर दिया जाता होगा, है ना। तो ये अनुमान लगाया जाता है इसके बारे में, मोहनजोदड़ो के मतलब अन्नागार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखना है ना। अन्नागार मतलब जहां अनाज रखे जाते थे अन्नागार में। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में। लोथल कहां है, इतिहास अध्ययन ने इस मतलब इस स्थान का क्या महत्व है। देखिए लोथल के बारे में हम जानते हैं। लोथल क्या है, कौन सा नदी के किनारे बच्चों, तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कहां पे है, ये गुजरात में, है ना। चलो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखिए लोथल गुजरात में स्थित है, बिल्कुल मैंने जो बताया आपको। लोथल कहां पे स्थित है बच्चों, गुजरात में स्थित है ना। और इतिहास अध्ययन में जब हड़प्पा कालीन लोगों के बाहरी दुनिया से व्यापार या एवं संपर्क के बारे में जानने की कोशिश करते तो लोथल हमें कई साक्ष्य मिलता है। लोथल से हमें क्या कई साक्ष्य मिलते हैं, है ना। उसके बाद देखा जाए जैसे कि यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला था, बेलनाकार साक्ष्य मिला, बेलनाकार मोहर के जो साक्ष्य मिला है, युगल सावधान एवं गोदीवाड़ा आदि जो बच्चों यहां से साक्ष्य मिला, कहां से, लोथल से। ठीक है, तो चीजों को आपको समझते हुए चलना है, एकदम रिलैक्स होकर के आपको चीजों को समझना है बच्चों। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए कार्बन 14 विधि किसे कहा जाता है, एक तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि किसी भी जीवित वस्तु का, है ना, मतलब किसी भी वस्तु का, यानी चाहे हजारों साल, लाखों साल, कितनों साल यानी पुरानी क्यों नहीं वस्तु हो, उसका काल जो है निकाल लिया जाता है। काल मतलब समय, ये कितना साल पुरानी वस्तु है। ठीक है, तो किसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं, वो कार्बन 14 विधि के माध्यम से निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, फिर चीजों को आपको समझना है। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है ना। देखिए अब हम लोग जानते, देखिए वस्तु यानी किसी भी जीवित वस्तु में जो कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो समान रूप से पाया जाता है। देखिए आप किसी भी अगर जीवित वस्तु होगा उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। जब अगर क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है ना, मृत्यु की अवस्था में क्या होता है कि C12 की जो C12 जैसे का तैसे ही रह जाता है। C12
जैसे का तैसे ही रह जाता है, लेकिन C14 जो होता है बच्चों, कार्बन 14 जो होता है, ये लगातार नियंत्रण यानी घटने लगता है ना। कार्बन का जो जितना यानी इसमें अगर कम अगर कार्बन पाया जाएगा, कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा, उससे इससे ये पता चलता है कि ये उतना ही जो ये प्राचीन जो है वस्तु है, यानी पुरानी वस्तु है। तो किससे हम लोग निकालते हैं बच्चों? ये कार्बन 14 विधि के द्वारा निकालते हैं। फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कार्बन 14 विधि क्या है बच्चों। इसके माध्यम से हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं, है ना, तिथि का गणना करते हैं, तिथि का समय के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके माध्यम से? कार्बन 14 विधि के माध्यम से। कोई भी वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा जो है सामान्य रूप से पाया जाता है, जो आम मतलब पाया जाता है हर वस्तु में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे उस वस्तु का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, तो कार्बन 12 जो है जैसे का तैसे रह जाता है, और कार्बन 14 जो धीरे 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 घटने लगता है। अगर कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा, इस उतना उससे इसे आपको समझना होगा कि वो उतना ही क्या होगा बच्चों, यानी प्राचीन है ना। ये इससे स्पष्ट होता है कि वो उतना ही जो क्या है बच्चों, प्राचीन है ना। जितना कम पाया जाएगा उतना वो प्राचीन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मैंने आपको बता दिया, और ये आपको एकदम बिल्कुल याद रखना है। इस प्रकार से वस्तु की काल की गणना की जाती है, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगी वह उतना ही जो है पुरानी होगी, ठीक है। इससे इसी के आधार पर जो प्राचीन सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया जाता है। क्लियर हो गया आपका? ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य कला का वर्णन करें, है ना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है। मौर्य कालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बच्चों? मौर्य कला के बारे में बात करेंगे, मौर्य कला के स्थापत्य कला की बात करेंगे। तो देखिए पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का यानी क्या हुआ था, राजप्रसाद वस्तुकला का बेजोर उदाहरण था, है ना। किसके बारे में बात करें हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात किया जाए, जैसे आपको पता है ना, मौर्य कालीन के संस्थापक कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अगर इसका अगर वस्तुकला की अगर बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल आपको कहां का मानना पड़ेगा? मौर्य का राजप्रसाद वस्तुकला का बेजोर उदाहरण है ना। जो कहा फाइहान के अनुसार जो है ये प्रसाद मानव मतलब क्या कीर्ति ना होकर देवियों द्वारा जो है निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि देवी के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। ऐसा मतलब वहां की वस्तुकला जो इतना मतलब स्थापत्य कला वहां का इतना मतलब अच्छा था, तो इससे लोगों कहते हैं कि ये नहीं, ये देवी देवताओं के द्वारा बनाया गया है ना। चलिए स्तूप बौद्ध धर्म में, स्तूप बौद्ध धर्म परंपरा के जो है अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने हजार? 84,000 स्तूप बनवाए थे। ये अतिशक्ति हो सकती है, ठीक है बच्चों, है ना। आगे देखिए, मगर हेनसोंग ने 80 स्तूपों को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, और सांची का स्तूप जो है मौर्य वस्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहां की बात कर रहे हैं? सांची का स्तूप जो बच्चों, ये जो है स्थापत्य मतलब वस्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। सांची का स्तूप कहां पे बच्चों? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कहां पे बच्चों? मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में? रायसेन जिला में। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन लोग, अब यहाँ के क्या बारे में वस्तु, हाँ, अब क्या लोक कला, यहाँ अगर लोक कला की अगर बात किया जाए तो मौर्यकालीन लोक कला का जो है सर्वोत्तम उदाहरण जो है विशाल यक्षणीय एवं प्रतिमाएं है ना। इनमें से मथुरा जिले के जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी परखम ग्राम से जो है प्राप्त यक्ष मूर्ति एवं मणि भर्द एवं पटना के जो है दीदारगंज से प्राप्त जो है क्या हो जाएगा, यानी चवर धारणी की जो है यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम लोग लोक कला की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद श्रेणियों के मौर्य कला में जो है व्यवसायी एवं जो है शिल्पी श्रेणी में संगठित थे। इनकी शिल्पियों के जीवन व कार्य पर नियंत्रण था, और इनके जो है माल पर जो है सरकार ने 10% जो है कर लेते थे, टैक्स 10% वसूलते थे। साहूकार जो ऋण देते थे उस पर जो है 15% ब्याज लेते थे, यानी 15% उसके ऊपर क्या लेते थे बच्चों? जो साहूकार जो ऋण लेते थे उसमें 15% का बच्चों क्या लेते थे? उसमें ब्याज लेते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। मैंने किसके बारे में बताया आपको? मौर्य कला एवं स्थापत्य कला के बारे में आपको वर्णन करने के बारे में बताया, और ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। महाजन पद से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि महाजन पद क्या है। देखिए जैसे कि अभी आपको पता है, अभी हम लोग का स्टेट यानी राज्यों में विभक्त है, तो उसी तरह बच्चों उस टाइम जो थे यानी प्राचीन काल में, उस टाइम में क्या महाजन पदों में ये थे मतलब विभक्त थे। तो महाजन पद प्राचीन भारत में जो है राज्य या प्रशासनिक इकाई को कहते थे। जैसे मैंने बताया ना आपको राज्य के बारे में, तो राज्य या प्रशासनिक इकाई को बच्चों क्या कहते थे? महाजन पद कहते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में एक और जहां धार्मिक क्रांति हुई, वहीं दूसरी ओर जो बच्चों धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों के जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है क्षेत्र में काफी क्या हुआ, परिवर्तन आया, बदलाव आया, है ना। मतलब क्या करने लगे लोग जो है, मतलब कृषि की तरफ जो है अपना आपको जो है यानी ढालने लगे, है ना। आगमन होने लगे, कृषि का कार्य व्यवस्था होने लगा, जिसके कारण जो लोग में अस्तित्व की भावना पनपाने लगे। हम छोटे छोटे जो है कबीले राज्य बनते जा रहे थे, यानी धीरे धीरे जो बच्चे
छोटे छोटे यानी कबीले के और राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक जन का रूपांतरण था। इसको क्या कहते थे? पहले जन कहते थे, जन रूपांतरण था, और जो है जनपदों का नाम। फिर उसके बाद क्या है, जनपदों का जन्म हो चुका था। उसके बाद अगस्त्य निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जो है बच्चों जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है मतलब किससे जानकारी मिलती है हमें? अंगुत्तर निकाय होगा, सॉरी, अंगुत्तर निकाय में जो हम लोग को बच्चों किसका यानी 16 महाजनपदों की जो है जानकारी मिलती है। जैसे जिसमें क्या होगा, काशी हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, वत्स्य, अंग, मगध, पंचाल, है ना, भत्स्य, चेदी, वजिद, संग, भल्ल, अशोक, है ना, यूरेशन, गंधार, कुरु, कंबोज और आपका जो अवंती, ये 16 आपका क्या बच्चों महाजन पद है। सबसे शक्तिशाली महाजन पद आपका था तो यहाँ मगध था। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको याद रखना है ना। आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है ना। इतिहास लेखन में अभिलेखों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अभिलेख से तात्पर्य के पाषाण यानी धातु या मिट्टी के बर्तनों पर आदि पर जो है खुदे हुए लेखपाली से तात्कालीन राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो है जीवन की जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना क्या अभिलेख किसे कहा जाता था। जब प्राचीन काल में, जब बच्चों है ना, जब कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, कॉपी का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था जिस टाइम, है ना, तो उस टाइम लोग बच्चों किसी चीज को याद रखने के लिए या कोई राजा महाराजा अपना जो है क्या यानी गाइडलाइन को लिखने के लिए उस टाइम क्या ताम्र पत्रों पर लिखते थे। ताम्र पत्र समझ रहे हैं, जो पेड़ का छाल को जो है काट करके उसका छाला को निकाल करके उसको सुखा करके उस पे जो क्या लिखते थे बच्चों, वो लिखते थे, मतलब पंडुलिपियों उसको कहता है, जो छाल होता था पंडुलिपियों में बच्चों जो लिखते थे अपना अपना क्या राज्य के जो भी चीजें प्रशासनिक नियम वगैरह होता है वो सारा चीज लिख के रखते थे। तब बाद में क्या हुआ कि यानी वो जो पंडुलिपि जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सरने लगा था। ठीक है ना, वो क्योंकि ज्यादा टाइम तक तो नहीं चल सकता है, क्योंकि वो तो बच्चा पता है ना आपको कि वो पेड़ का जो छाल है वो ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा कि खत्म होने लगता था। ठीक है, आगे जो है फिर गाइडलाइन को याद रखने के लिए जो है नहीं, मतलब संभव नहीं है ये। तो इसको देखते हुए क्या करने लगा कि जब धातु का खोज मतलब होने लगा हुआ, तब क्या किया बच्चों, तब जो है क्या यानी पत्थरों पर यानी धातु पर, चाहे तांबा पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया, है ना, उन चीजों को लिख करके जो रखते थे, और इसी को बच्चों क्या कहा गया, अभिलेख कहा गया। ठीक है, खुदे से लेखों से तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक धार्मिक जीवन की जानकारी जो है मिलता है बच्चों इसी से, किससे, अभिलेखों से। किसके बारे में, किसी भी जो है राज्य या किसी भी शासन के बारे में। ठीक है, अशोक ने अभिलेखों द्वारा जो है उसके धम्म प्रचार प्रसार के उपाय एवं प्रशासन मानव पहलू आदि के विषय में सहज जो है जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तो जो अशोक जो लिखा था बच्चों, वो अपना जो मतलब धम्म की जो शुरुआत किया था वो सारी चीजें बच्चों किसमें लिखा था, अभिलेखों में लिख के रखा था। इतिहास लेखन में अभिलेखों की महत्व है, इससे भी जो है स्पष्ट हो जाती है कि एकमात्र अभिलेख की है, अभिलेख ही आधार है। भंडारकर महोदय ने जो है अशोक का इतिहास लेखन का सफल प्रयत्न किया था। जो यानी अशोक महोदय का जो यानी बच्चों क्या लिखा था, यानी जो इसका मतलब क्या लिखा था, इसका इतिहास जो लिखा था अशोक के बारे में, तो बच्चों किसके माध्यम से लिखा था, तो अभिलेख के माध्यम से जो है वो लिखने में क्या रहा, सफल रहा था। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है ना, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों के स्रोत याद रखिएगा। ये आपका 4 अभिलेख है, चारों अभिलेख को याद रखना है। क्या सभासगढ़ी का अभिलेख याद रखना है, गिरनार जो जूनागढ़ का अभिलेख याद रखिएगा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, दिल्ली का टोपड़ा स्तंभ क्या हो जाएगा, स्तंभ अभिलेख, ये भी आपको याद रखना है। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों के संक्षिप्त विवरण दे। ठीक है, चीजों को समझना है। अब हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों की संक्षिप्त विवरण है। तो देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी तो हमारे पास जो साहित्यिक एवं जो है पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत है। मौर्यकालीन इतिहास के जानने के लिए हम लोग के पास दोनों चीज का है, एक साहित्यिक हो जाएगा और आपका एक पुरातात्विक, दोनों प्रकार के। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो आएगा हम लोगों के पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा, और मैगस्थनीज, मैगस्थनीज किसका है बच्चों, इंडिका का मैगस्थनीज से हमें जानकारी मिलता है, जो ग्रंथ मैगस्थनीज हो जाएगा, है ना, अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम किसके बारे में, मौर्यकाल के बारे में हम लोग को जानकारी मिल सकता है। उसके बाद विशाखादत्त के मुद्राक्षस के महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों, ये किसमें, साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद तो पुरातात्विक के स्रोत की अगर बात किया जाए तो अशोक का शिलालेख हो जाएगा, स्तंभ अभिलेख हो जाएगा, कुम्हार के अवशेष हो जाएगा, महत्वपूर्ण एवं जो है विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। तो हम लोग किसके माध्यम से, इन दोनों माध्यम से जो है बच्चों अशोक के जो है मतलब बारे में या उसका इतिहास को लिखने में जो हम लोग यानी सफल होंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के माध्यम से। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त हम लोग किसके बारे में जान कर सकते हैं, मौर्यकाल के बारे में अगर हम लोगों को जानना, उसका इतिहास को जानना, तो दोनों चीजों के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। एक क्या बताया मैंने, एक साहित्यिक स्रोत बताया, एक पुरातात्विक स्रोत बताया। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अर्थशास्त्र के जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इंडिका मैगस्थनीज, है ना, मुद्राक्षस आपका हो जाएगा, है ना, किसका यानी कौटिल्य, किसका हो गया आपका यानी मुद्राक्षस के साथ विशाखादत्त का मुद्राक्षस से हम लोग जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग बच्चों
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्तकालीन विज्ञान का प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। देखिए गुप्त काल में जो था टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर यानी साइंस पर जो वहां का प्रकाश डालना है, बताना कि गुप्तकालीन में जो था यानी टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह का था, है ना, साइंस का जो विकास था किस तरह था। तो गुप्तकालीन हम लोग जानते हैं गुप्तकाल की स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साहित्य एवं कला के विकास के लिए जो है साथ साथ गुप्त मतलब क्या था, युग में जो विज्ञान के क्षेत्र में भी जो प्रगति हुई थी, ये धीरे धीरे जो है बच्चों प्रगति हुई। और आर्यभट्ट इसी युग के जो थे, आर्यभट्ट किस युग के थे, इसी युग के थे, जिसने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। किसके द्वारा बच्चों, आर्यभट्ट के द्वारा प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी सिर्फ अपने धुरी पर घूमती है, तथा जो है मतलब क्या पृथ्वी व सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाने से ग्रहण होता है। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा खोजा गया था बच्चों, आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था। ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए दशमलव प्रणाली का जो है बच्चों आविष्कार जो किया गया था बच्चों इसी युग में, है ना, गुप्तकालीन युग में। और गुप्त युग में प्रमुख ज्योतिषचार्य है ना, वाराहमिर, ये उसने जो है ज्योतिषी, नक्षत्र विदा, नक्षत्र का मनुष्य का प्रभाव से संबंधित अनेक जो बच्चों ग्रंथों की रचना, है ना, गुप्तकालीन में जो औषधि विज्ञान, है ना, की भी जो है उन्नति हार्ड, क्योंकि वानभट्ट जैसे वेद भी इस युग में जो हुआ था। और इस युग में जो है श्रम की चिकित्सा संबंधित भी जो है अनेक जो है ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गया। गुप्तकालीन विज्ञान की प्रौद्योगिकी के बारे में मैंने आपको बताया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य वंश का मतलब स्थापित किया था बच्चों, भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व है, ये आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह पूछ सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार यानी मौर्य वंश का मतलब शासन स्थापित किया था, और भारत में मौर्य वंश की स्थापना का क्या महत्व, ये इस तरह का दो प्रश्न आपको जो बच्चों पूछ सकता है। ठीक है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछ सकता है घुमा करके, तो सवाल आपका आंसर जो होगा एक ही होगा। मौर्य शासन की स्थापना, भारत में मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय जो है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। सिकंदर के लौटने जाने और उसकी जो आकलन मृत्यु के कारण बच्चों पंजाब में जो अराजकता एवं अवस्था यानी फैली हुई थी, उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने खूब जो है लाभ उठाया। ठीक है, किसका यानी बच्चों, जब किसका यानी सिकंदर का, जब सिकंदर के लौटे जाने पर जो उसका यानी मृत्यु के कारण जो है पंजाब में जो अराजकता एवं अवस्था जो फैली हुई थी, उसका जो भरपूर जो है मतलब क्या फायदा उठाया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। और यूनानी के विरुद्ध उठाने वाले विद्रोह का नेतृत्व किया उसने, जो है अपने अपने जो है क्या हो जाएगा आपका यानी शुभ परामर्शदाता अथवा मंत्री चाणक्य के सहयोग से कुछ भारतीय जो है सैनिक को एकत्रित किया गया, और 322 ईस्वी में लगभग जो है यूनानी को पंजाब से जो है बाहर कर दिया था। वह स्वयं जो है पंजाब का सम्राट बन गया, और इसी प्रकार जो भारतीय क्या हो गया यानी रंग पर जो है मौर्य वंश का जो है आगमन हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये भारतीय रंगमंच पर जो है मौर्य वंश का इसी तरह जो आगमन हुआ था। अब मौर्य वंश की स्थापना का महत्व की अगर बात किया जाए, मौर्य वंश का स्थापना का महत्व क्या है, तो भारत में मौर्य वंश की स्थापना अपना विशेष महत्व रखता है, जिसमें क्या रखता है, इस वंश की स्थापना के बाद यूनानियों का राज्य उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम समाप्त हो गया था, यानी उत्तर पश्चिम में इसका क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद इस वंश मैंने लगभग सारे भारत को राजनीतिक एकता से जुड़े सूत्रों से यानी क्या रखा था, यानी सूत्र में पिरो दिया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस वंश में जो है चाणक्य जैसा कूटनीतिक हुआ था, है ना, और राजनीतिक विशेष में जो है अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ लिखा गया। उसके बाद इस वंश में अशोक महान जैसा सम्राट हुआ था, है ना, जिसने युद्ध के त्याग दिया, और उसने सारी जनता को जो है शांति तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और बौद्ध धर्म को जो है विश्व धर्म बनाना चाहते थे, कौन, अशोक के द्वारा बच्चों। मौर्य काल में भारत ने भौतिक क्षेत्र में अत्यधिक गति की। ठीक है, मौर्य काल में जो है भारत ने क्या यानी भौतिक क्षेत्रों में जो काफी जो है मतलब क्या यानी अधिक जो क्या गया यानी विकास किया। ठीक है बच्चों, चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। किसके बारे में हम लोग समझे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझे, उसका चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना का महत्व के बारे में हम लोग समझे। ठीक है, अब बात करेंगे मौर्य शासकों द्वारा जो है किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन, है ना। तो देखिए इसमें आर्थिक प्रयासों का जो वर्णन जो किया गया है, तो कौटिल्य ने जो कृषकों, शिल्पानों और व्यापारियों से जो है वसूले किए बहुत सारे करों का उल्लेख किया गया है बच्चों, है ना। मौर्य शासन द्वारा जो किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन यहाँ आपको बता रहा हूं मैं। पहला जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ने कृषकों, उसका ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, कृषकों, शिल्पानों और जो है व्यापारियों से जो है वसूले किए बहुत से करों का उल्लेख किया है इसमें। दूसरा क्या है, संभवतः कर निर्धारण का कार्य जो है सर्वोच्च अधिकारी द्वारा होता था, है ना, जो कर जो वसूलते थे वो सर्वोच्च अधिकारी वसूलते थे। और क्या था, निंदाता राजकीय कोषागार भंडार का संरक्षक होता था। उसके बाद वास्तव में कर निर्धारण का विशाल जो है क्या था, यानी संगठन पहली बार मौर्य काल में जो है देखने को आया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में करों की जो सूची इतनी लंबी है कि यदि वास्तव में सभी कर राजा के लिए जाते होंगे तो यानी प्रजा के पास अपने भरण पोषण के लिए जो है नाम मात्र ही बच जाएंगे, यानी नाम के तौर पर सिर्फ बचा हुआ रहेगा,
कि है कुछ खाने पीने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय भंडार का घर होते थे, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो सरकार का मतलब जो घर होता था, ठीक है, राजकीय घर बना होता था। इससे स्पष्ट होता था कि कर अनाज के रूप में जो है वसूल किया जाता था और उसमें रखा जाता था। अकाल में जब सूखा या अन्य प्राकृतिक विपद में इन्हीं मतलब अन्य भंडारों से मतलब क्या करते थे, स्थानीय लोगों से आनंद दिया जाता था उसको, ठीक है। मयूर पर्वत और क्या हो जाएगा, अर्धचंद्र की छाप वाली रजत मुद्राएं एवं मौर्य साम्राज्य की जो है बच्चे मान्य मुद्राएं थी और यह वह मुद्राएं कर वसूली एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में जो है सुविधाजनक रही होगी और बाजार में लेन देन भी जो है मतलब इन्हीं से होता होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, मौर्य शासन द्वारा किए गए आर्थिक प्रयासों का वर्णन। आई होप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त काल में सती प्रथा के संक्षिप्त लिखिएगा, है ना। गुप्त काल में जो थे यानी सती प्रथा के बारे में आपको बताना। गुप्त काल में देखिए, गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है वो एरन शिलालेख से मिलता है जो 510 ईस्वी में लिखा गया था, है ना। गोपराज नामक सेनापति की पत्नी युद्ध में जब अपने पति की जो है मृत्यु के बाद यानी उसका पति का जैसे मृत्यु हो गया था उसके साथ तो उसको अभी जो है किया गया था, उसका भी सती कर दिया गया था बच्चों। उसके बाद हर्ष की माता क्या था, यशोमती अपने पति के जो है संभावित जो है मृत्यु मात्र 604 यानी संभावित तौर पर कंफर्म नहीं था कि मृत्यु हुआ है, लेकिन साथ साथ में जो है बच्चों उसका भी जो क्या हो गया, सती हो गया था। गुप्त काल के पूर्व महाभारत में जो है सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे पांडु की मृत्यु के बाद जो उसका पत्नी माद्री और उसके साथ सती हो गया था, माद्री को भी उसके साथ जो है सती कर दिया गया था पांडु के साथ, ठीक है। ये किसके बात कर रहे हैं, महाभारत की हम लोग बात कर रहे हैं। कृष्ण की जो मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी को भी जो है क्या हो गया था, यानी सती हो गया था, ठीक है। महाभारत आदि पर्व जो है सती प्रथा का समर्थन किया गया, फिर भी जो ये कहा जाएगा कि सती प्रथा आम नहीं था, है ना। ये सती प्रथा आम नहीं था, है ना। ग्रंथ जो इसका यानी समर्थन नहीं करते थे, जितने सारे ग्रंथ में लिखी चीजें हैं लिखी हुई है। अशोक के धम्म के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। हम लोग जानते हैं अशोक जो थे यानी मौर्य वंश का ये तीसरा शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे बच्चों, ये पोता थे, बिंदुसार के पुत्र थे। अतीत के इतिहासकार आमतौर पर अशोक के धम्म की व्याख्या लगभग बौद्ध मत के पर्याप्त रूप से करके यह संकेतित करते हैं कि, है ना, अशोक बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता था। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाना चाहता है, उसका ऐसा कोई इरादा था कि यह जो है संध्यात्मक धम्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक वृद्धि का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को जो है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार को जो है अधिक महत्वपूर्ण समझे जाएंगे। इसमें मनुष्य की जो है महिमा का स्वीकार होने और समाज के कार्यकलापों में मानवीय भावनाओं एवं संचार करने का आग्रह था, है ना। समझ में आ रहा है आपको ये चीज, है ना। क्या बताया मैंने आपको, फिर से एक बार ध्यान को देख लिएगा आप लोग। अतीत के इतिहासकार जैसे आमतौर पर अशोक के धम्म की व्याख्या जो किया है लगभग बौद्ध मत के पर्याप्त रूप में करके हम संकेतित करके कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का राजधर्म बना जाता था, ठीक है। हाँ, उसका साक्ष्य से ऐसा कोई इरादा था, है ना, जो संध्यात्मक है। धम्म का उद्देश्य था कि एक ऐसी मानसिक वृद्धि का निर्माण करना था, यानी धम्म का जो अशोक का धम्म का क्या उद्देश्य था कि एक ऐसी मानसिक वृद्धि का निर्माण करना था जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति मतलब क्या व्यवहार क्या अच्छा हो, है ना, महत्वपूर्ण समझा जाए एक दूसरे का मतलब व्यवहार को। इसमें मनुष्य की महिमा को स्वीकृति हो, है ना, समाज के कार्यकलापों और मानवीय भावनाओं का संचार करने का जो आग्रह हो, ठीक है। बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सबसे ज्यादा सहिष्णु पर बल दिया था। किस पर बल दिया था बच्चों, अशोक के द्वारा सहिष्णु पर बल दिया गया था। अहिंसा का जो धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत था, अशोक का क्या था बच्चों, है ना, बुनियादी सिद्धांत क्या था, वैसा अहिंसा का रास्ता अपनाओ, हिंसा नहीं करना। धम्म की नीति में एक ऐसी कार्य भी शामिल थे जो आज नागरिक के कल्याण से संबंधित है बच्चों। अगर जो अशोक के धम्म का अगर पालन कर लेंगे तो वो किसका क्या होगा, जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। महाभारत में वर्णित विवाह के कितने प्रकार है बच्चों, हम लोग जानते हैं महाभारत में 8 प्रकार के विवाह है। कौन सा, एक बराह विवाह हो जाएगा, है ना, देव विवाह हो जाएगा, है ना, असुर विवाह हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सभी विवाह का आपको नाम याद रखना। प्रजापति विवाह हो जाएगा, आसुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इसमें प्रथम 4 उत्तम जो है आपका यानी क्या विवाह का प्रकार है, बाकी आपका जो है नंदीय माने गए हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है किसमें, महाभारत में, है ना। अब देखिएगा सरमत भगवत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। सरमत भगवत गीता पर अगर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो सरमत भगवत गीता एक महत्वपूर्ण उपदेश क्या है, अंश है। इस अंश का जो है मैं श्री कृष्ण अर्जुन को जो है क्या हो जाए, निष्काम कर्म और जो भक्ति का उपदेश, है ना, उपदेश देते हुए मनुष्य को जो है ये समझाते हैं कि मानव को लगन और मेहनत से अपने काम का करना चाहिए, ठीक है। और फल का कभी जो है चिंता नहीं करना चाहिए, फल आपको मिलना ही है, फल की प्राप्ति बात नहीं सोचना चाहिए। सरमत गीता अत्यंत जो है लोकप्रिय ग्रंथ है ना, इसी को लेकर के काफी फेमस है, ठीक है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, कैसे समझाइए। महाभारत का लेखक कौन है, वेद व्यास है, हम लोग जानते हैं।
महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत का विकास सांस्कृतिक क्या यानी पाठ के साथ साथ समाप्त नहीं हो गया था, है ना, ठीक है। शताब्दियों में से इस महाकाव्य ने अनेक जो है जो उनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदाय के बीच जो है ये कायम हुए थे। अनेक कहानियां जिनके उद्धृत एक विशेष क्या था, एक विशेष एक एक क्षेत्र में विशेष में हुआ था, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ था, वे सब इन महाकाव्यों में क्या था, सहमत ही कर ली गई थी, है ना। यहाँ कहने का मतलब है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। कैसे? तो महाभारत सिर्फ संस्कृत भाषा में ये जो है सीमित नहीं हो गया, यानी सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखा गया तो उतना तक ही सीमित नहीं रह गया था। इसका बाद में क्या हो गया था बच्चों, अनुवाद किया गया था। हर एक अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, और इसको जो बच्चों क्या किया गया था, हर जो है मतलब साल साल बाई साल जो अपडेट करते रह गया इसको, ठीक है, किसको, यानी महाभारत को। इसलिए महाभारत को क्या यानी पांचवा जो है वेद भी माना जाता है, ठीक है बच्चों, इसलिए याद रखिएगा, है ना। महाकाव्य ने नाटकों और नृत्यों कलाओं के लिए जो विषय वस्तु प्रदान करती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, महाभारत के बारे में बच्चों। ये सारी चीज आपको याद रखना है ना। तो आष्टांगिक मार्ग, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ आपके स्क्रीन पे आ गया, आष्टांगिक मार्ग क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए जो है कहा गया, उसे आष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। दुख से मुक्ति के लिए 8 उपाय बताए। इसमें महात्मा बुद्ध ने जो है, अगर आप दुख में अगर डूबे हुए हैं तो इसके लिए उठने के लिए 8 उपाय, यानी उसका बचने के लिए 8 उपाय बताया। पहले एक सम्यक दृष्टि आपका होना चाहिए, है ना, सम्यक जीविका होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वचन, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि। तो ये 8 प्रकार के बच्चों क्या बताया बच्चों, है ना, उपाय बताए हैं। किसके द्वारा, बौद्ध मतलब किस महात्मा बुद्ध के द्वारा, ठीक है। तो यह आष्टांगिक मार्ग आपको बताना है, ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। और आप लोग प्लीज, जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप इस नंबर पे आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, जो 999 रुपया में जो आपको मिल रहा था, वो मात्र अभी आपको 700 जो है मतलब 699 रुपए में मिल रहा है। ये सारी चीज की आपको सुविधा मिलेंगे, जिसमें नोट्स वगैरह एंड आपको जो है रेगुलर क्लास होगी इसमें आपका, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज नोट्स, टॉपर नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो एप्लीकेशन में आप लोग देख लिए होंगे। तो ये इतना कम प्राइस में आपको सारी चीज जो है बच्चों देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग नहीं परचेज किए हैं तो आप जो है परचेज कर लें, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। आपका तैयारी इसमें 100% बच्चों हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।